Hello everyone, myself Sandeep Kumar. Today I am going to teach for class 11 chapter number 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन ये कि आप ये चैनल TECH टेक बीच में डैश SANDY टेक सैंडी इसको आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इससे आपको नई वीडियोस पता चलती रहेंगी। दूसरी चीज, आप गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लो, गूगल क्लासरूम ऐप, उस पर जाओ, ज्वाइन क्लास करो। मैं क्लास कोड शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्लास कोड शेयर कर दूंगा। क्लास कोड लेने के लिए आप 7565059565 इस पे व्हाट्सएप नंबर, अपने नेम, फादर्स नेम, क्लास और अपनी मेल आईडी, ठीक है, 3-4 चीजें आप मुझे मेल कर देना, ठीक है, या फिर इस पे व्हाट्सएप कर देना, ओके। और इस गूगल क्लासरूम में क्या होगा, आपको होमवर्क, ठीक, जो आपके होमवर्क होंगे वो शेयर होंगे, ठीक, नोट्स शेयर हो जाएंगे आपके, ठीक, और होमवर्क नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक। और अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे आप डाउट आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ये क्लासरूम ऐप करते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है। और जो लोग अभी ऐड नहीं है उनको आप ऐड करते जाओ, उनको बताते जाओ, ठीक है ना। आप अगर उसके बाद भी कुछ आपको डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। डियर, आपने पहले भी कुछ पढ़ रखा है और यहाँ भी कुछ पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिक चीज ये है कि आप पदार्थ जानते हो, पदार्थ जानते हो, पदार्थ, पदार्थ सिंपल आप बोलो डियर कि जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो और आयतन हो, क्या हो डियर, कुछ द्रव्यमान हो, कुछ या कुछ भी द्रव्यमान हो और आयतन, उसे आप क्या बोल सकते हो डियर, पदार्थ। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है और बस इसको आप रिवाइज करोगे आगे। इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा है वो चीजें हैं और कुछ चीजें उसके साथ ऐड की हुई है, ठीक है ना, उसको आप एडवांस बनाने के लिए। तो बेसिक डेफिनेशन पदार्थ की है कि जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और कुछ क्या हो, आयतन हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, पदार्थ। और ये पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है ये आप जानते हो। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस, जिसे आप सॉलिड बोलते हो। दूसरी अवस्था होती है द्रव, जिसे आप लिक्विड बोलते हो। तीसरी अवस्था होती है गैस, जिसे आप क्या बोलते हो, गैस, ओके। तो कोई भी पदार्थ इन तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है। लाइक मैं बात करूं वाटर की डियर, पानी की बात करूं, पानी ठोस अवस्था में क्या होता है डियर, बर्फ होता है, बर्फ होता है, ठीक। और गैस अवस्था में क्या होता है, भाप होता है। तो ये तीनों एक ही पदार्थ है डियर, तीनों एक ही पदार्थ है, लेकिन अवस्थाएं क्या हैं, अलग अलग। तो कोई भी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है, 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस। आप इसको बेसिक बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। इसके बाद डियर क्या होता है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है, हम बोलते हैं डियर पदार्थ किससे मिलकर बना होता है डियर, कणों से मिलकर बना होता है। किससे, कणों से। अभी हम ये बात ही नहीं करने की कण है क्या, ठीक है। अभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। डियर आप कुछ भी लो, ठीक है, आप कोई भी पता होगा, उसको तोड़ोगे टूटा जाएगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे कण मिलेंगे। वो कण हो सकता है आगे भी किससे मिलकर बने हो, अणुओं से मिलकर बने। किससे डियर, अणुओं से मिलकर बने। और वो अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने, ठीक। तो पूरी चर्चा पदार्थ की इसीलिए होती है। हम पदार्थ के गुण के बारे में, पूरी केमिस्ट्री में पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया कि पदार्थ होता क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है, और पदार्थ का एक बेसिक फंडा है कि किससे मिलकर बना होता है, कणों से। कण किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। और किससे बने होते हैं, परमाणु से। और परमाणु से छोटी कोई इकाई नहीं होती, लेकिन परमाणु में जो 3 पार्ट होते हैं, परमाणु के अवयव होते हैं, वो पार्ट नहीं हो सकते, ठीक है।
परमाणु के अवयव होते हैं, ठीक। जैसे आपने बोला होगा डियर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी पे सारी कहानी टिकी होती है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज योर सिलेबस, आई एम सर्चिंग। ओके, इसके बाद आता है द्रव्य का वर्ग। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। आगे जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं क्लियरली बता दूंगा। द्रव्य, इसी को पदार्थ बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? पदार्थ। द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण मतलब इसको क्लासिफाई करना है, ठीक है ना। किसी चीज का भी क्लासिफिकेशन करते हैं कि मतलब उसके किसी गुण के आधार पर, किसी संरचना के आधार पर, ठीक है ना। उसी प्रकार से द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक को बोल दिया मिश्रण, क्या बोल दिया? मिश्रण। और एक को बोल दिया शुद्ध पदार्थ, क्या बोल दिया? शुद्ध पदार्थ, ठीक है डियर। शुद्ध, ये सारी डिफिनेशन इन चीजों के हिसाब से मैं डिफाइन करूंगा, तो उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ कैसे हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो डियर मिश्रण में भी दो आते हैं, एक आता है समांगी मिश्रण, एक आता है विषमांगी मिश्रण। पहले हम शुद्ध पदार्थ की चर्चा करेंगे, ठीक है। ये शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के क्या होते हैं? एक ही प्रकार के अणु होते हैं, या बोल लो अवयव होते हैं, ठीक है। अणु भी बहुत अच्छा वर्ड रहेगा आपके लिए कि आप डिफिनेशन बोलो कि शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। और यह शुद्ध पदार्थ को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक को बोलते हैं तत्व और दूसरे को बोलते हैं यौगिक, ठीक है। तत्व भी अणुओं से मिलकर बना होगा, यौगिक भी अणुओं से मिलकर बना होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा डियर? डिफरेंस क्या होगा? तत्व में जो अणु होगा, तत्व में जो डियर अणु होगा वो एक ही परमाणु का होगा, एक ही परमाणु का होगा, ठीक है ना। और यौगिक में जो अणु होंगे डियर, यौगिक में जो अणु होंगे वो क्या होंगे? एक से अधिक परमाणु के होंगे, ठीक है। एक से अधिक या विभिन्न परमाणु के, ठीक है। राइट वर्ड इज द विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बनेंगे। एक से अधिक या फिर सॉरी विभिन्न परमाणुओं से मिलकर, विभिन्न परमाणु से, ठीक है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ डियर। मैंने बोला कि शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है। उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तत्व और यौगिक। और तत्व भी किससे मिलकर बना होगा? अणुओं से मिलकर बना होगा। और यौगिक भी किससे मिलकर बना होगा? अणुओं से मिलकर होगा। अणु एक ही प्रकार के अगर परमाणु से मिलकर बना है तो उसे तत्व बोलते हैं डियर। अगर मैं बात करूं सोडियम की, किसकी बात करूं? सोडियम की। तो सोडियम क्या है डियर? एक तत्व है। तत्व इसलिए है डियर कि जब सोडियम का आप सोडियम पदार्थ उठाओगे तो उसमें केवल सोडियम के क्या होंगे? एक परमाणविक अणु होंगे। मतलब डियर सोडियम, अगर आप सोडियम पदार्थ की बात करते हो तो उसमें सोडियम के क्या होंगे? केवल सोडियम के परमाणु होंगे, ठीक है ना। सोडियम के क्या होंगे? परमाणु होंगे, ठीक है ना। मैंने अणु इसलिए लिखा कि ये अणु कितने प्रकार हो सकते हैं डियर? तत्व में अणु कितने प्रकार हो सकते हैं? एक परमाणु, एक परमाणु, और बहुपरमाणु, बहुपरमाणविक अणु, ओके। इसका मतलब डियर मैंने बोला तत्व अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु एक ही प्रकार के अणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो जो भी तुम्हारे मेटल होते हैं वो सारे एक परमाणुविक अणु होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, Fe हो गया, कॉपर हो गया। इसमें कोई और दूसरा मतलब ये इसमें एक ही
एक ही क्या होंगे, परमाणु होंगे, और एक ही परमाणु से क्या होगा, उसी एक ही परमाणु को हम यहाँ पे अणु बोल रहे हैं, ठीक है। एक परमाणविक अणु, और उस अणु से किसका निर्माण हो गया, तत्व का निर्माण हो गया, ठीक है ना। बहुपरमाणविक अणु में जो आपकी गैसें होती हैं लाइक H2, ठीक है ना। H2 में डियर क्या होगा, H2 में डियर क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। डियर दोनों परमाणु तो एक ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, परमाणु तो डियर एक है ना, बोलो परमाणु तो एक है, तो ये अगर एक ही परमाणु का अणु है तो इसको क्या बोलोगे, तत्व बोलोगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यौगिक की, डियर मैं अगर H2O की बात करता हूँ, किसकी बात, H2O की बात करता हूँ, तो H2O में डियर क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक परमाणु हुआ, ऑक्सीजन दूसरा परमाणु हो गया, यहाँ पे दो परमाणु हो गए बेटा डिफरेंट डिफरेंट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा। बात समझ में आई, इसलिए क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने बोल दिया डियर NaCl, क्या बोल दिया, NaCl। तो यहाँ पे कितने परमाणु हो गए, एक सोडियम का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु, तो NaCl क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं बेटा O2, अगर मैं बोलूं O2, तो O2 में देखो डियर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु, लेकिन चूंकि एक समान परमाणु है दोनों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डियर तत्व, दूसरे को बोलते हैं डियर यौगिक, ठीक है ना। तत्व क्या होता है डियर, एक तत्व भी अणुओं से मिलकर बना होता है और यौगिक भी अणुओं से मिलकर बना होता है। डिफरेंस ये होता है, तत्व के जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और यौगिक के जो अणु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। और तत्व में अणु दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, या अणु ही दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक परमाणुविक अणु जिसमें केवल एक परमाणु होता है, बहुपरमाणुविक अणु जिसमें एक से अधिक परमाणु होते हैं, ठीक है ना। लाइक एक परमाणुविक अणु में जैसे डियर अगर मैं मेटल की बात करूं, जैसे सोडियम, लोहा, कॉपर, इसमें सभी केवल इसके जो अणु होते हैं केवल एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको एक परमाणुविक अणु बोलते हैं। अगर मैं गैस की बात करूं डियर, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके एक अणु में डियर दो परमाणु होते हैं, लेकिन हैं तो ये भी तत्व, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। बात समझ में आई, ठीक है। और यौगिक में क्या होता है डियर, मगर H2O की बात करूं, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डियर, यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आई। और शुद्ध पदार्थ की डियर जो केमिकल संरचना होती है, रासायनिक संरचना होती है, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा या रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक, रासायनिक संरचना, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रण की, ठीक है। डियर मिश्रण मिलता है, मिश्रण जब आप एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाते हो, एक से अधिक क्या मिलाते हो, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोल दिया भाई। आप शरबत बनाते हो पानी और चीनी के मिश्रण से बनाते हो, तो पानी भी क्या है, यौगिक है, और चीनी भी क्या है, यौगिक है। तो जब एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाते हो आप तो बनता है मिश्रण, ठीक है। और जब उन शुद्ध पदार्थों का अनुपात निश्चित हो, तो उसे समांगी मिश्रण बोलते हैं, और अनुपात अनिश्चित हो तो विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। एग्जाम्पल, जल में चीनी का मिश्रण या विलयन बोलते हैं। जब आप पानी में चीनी घोलते हो तो
चीनी का जो लाइक पानी के हर पार्ट में चीनी का अनुपात क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बालू देखोगे, बालू, और ये बालू में बहुत कुछ होता है, सिलिका होती है, CaO हो सकता है, CO3 हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं कहीं छोटे कण होते हैं, ठीक है, बीच बीच में कंकड़ भी होते हैं, लेकिन इनका सारा का अमाउंट क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है, ठीक है ना, ये फिक्स्ड नहीं होता है, इसलिए बालू क्या हो गया, विषमांगी हो गया। लेकिन अगर जल में चीनी का विलयन होता है तो हर एक पार्ट में, ठीक है, अगर शरबत पीते हो तो हर एक पार्ट में सेम मिठास होती है, इसका मतलब हर एक पार्ट में सेम अमाउंट का चीनी घुला होगा, तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अगर अनुपात फिक्स नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इसके बाद इसके आपके सिलेबस में सार्थक अंक, ठीक है, SI यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में, मापक के बारे में दिया हुआ है, जो कि आपकी फिजिक्स के सिलेबस में भी है, तो वहां पे ये कवर हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम से पहले, ठीक है, आप सभी को पता है कि जो तत्व होते हैं, ठीक है ना, उनके कुछ प्रतीक होते हैं, ठीक, और कुछ उनका क्या होता है, एटॉमिक वेट या परमाणु भार। तो आप 1 to 30, ठीक है, एक से लेकर 1 से 30 तक के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, उनके नाम, प्रतीक और परमाणु भार के साथ आप एक लिस्ट बना लो, ठीक, और इस लिस्ट को पूरा याद पढ़ा लो, ठीक है ना। वो क्लास 9 का सिलेबस था, तो यहाँ पे वो कवर नहीं है, आपके NCERT में भी कवर नहीं है, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि वो आप आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो पहला इसमें रासायनिक संयोजन का नियम है। रासायनिक संयोजन के नियम में पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम में बताया गया डियर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक संयोजन में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होती है, ठीक है, ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होती है, और ना ही नष्ट। इसका मतलब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जितना भी द्रव्यमान रिएक्शन के पहले होगा, ठीक है, जितना भी द्रव्यमान रिएक्शन के पहले होगा, ठीक है, मान लो द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2, ठीक है, उतना ही रिएक्शन के बाद होगा। तो ये बहुत आसान है और इसको आपने पढ़ भी रखा है पहले क्लास 9 में, कि जितना भी द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद होगा। तो ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसमें बहुत ही आसान है, और कई बार क्वेश्चन पूछेगा वो कि मान लो कि कि आप कार्बन की अभिक्रिया CO2 से कर रहे हो, सॉरी कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कर रहे हो और CO2 बन रहा है, क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, ठीक है। तो अगर कार्बन आपने लिया
डियर 12 ग्राम, कितना दिया 12 ग्राम, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो 44 ग्राम बना, तो ऑक्सीजन का वेट बताओ। तो सिंपल डियर ये होगा, अगर पूरा कार्बन जल चुका है, अगर उसमें लिख रखा है कि पूरा कार्बन बर्न हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान होगा उसका जो द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर वो ऑक्सीजन का वेट पूछ रहा है डियर, तो आप लिखो यहाँ पे x ग्राम, ठीक है, क्या लिखो x ग्राम लिखो। तो अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान डियर कितना हो जाएगा 12 + x, ठीक है, और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान कितना है 44। देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x विल बी 44 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल टू 32 ग्राम। बात समझ में आई, 32 ग्राम। इसके बाद आता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में ये बताया गया है किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डियर एग्जांपल लेकर इसको कैसे समझा जा सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूं पानी का, ठीक है, तो पानी क्या एक यौगिक है और उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, एक तत्व है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा डियर 2 ग्राम, कितना हो गया 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा डियर 16 ग्राम, कितना होगा 16 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं 2/16 तो कितना आ जाएगा 1:8, ठीक है। तो इसमें एक सरल अनुपात आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस नियम में ये बताया गया कि कोई भी यौगिक आप ले लो, उसमें जो भी तत्वों का द्रव्यमान होगा वो किसमें होंगे, सरल अनुपात में होंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ डियर, चलो CO2 लेता हूँ, ठीक है। तो CO2 में अगर मैं बोलूँ CO2 में कार्बन आपका 12 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन डियर कितना है 25 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/32, ठीक है। तो कट करो इसको, लाइक 4, तो 4 से कट करो इसको 3/8, ये भी क्या हो जाएगा एक सरल अनुपात, ठीक है। थर्ड वन इज गुणित अनुपात का नियम। डियर इसमें ये बताया गया है, मान लो कि आपने H2O भी सुना होगा और H2O2 भी सुना होगा, ठीक है। H2O भी सुना होगा और H2O2 भी सुना होगा। तो ये एक्चुअली बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे देखो H2, यहाँ भी H2, ठीक है। तो किसी भी यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं
हैं तो बनाते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से जुड़ने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होगा। डियर मैं बोलूं कि चलो 18 ग्राम मैंने ले लिया, क्या पानी ले लिया, तो 18 ग्राम पानी में H2 अगर मैंने लिया डियर 18 ग्राम, तो उस 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम। ठीक है, तो H2 और O2 में H2O2 में लिया लाइक H2O2 ले लेते हैं 2 + 32 2 + 30 तो 32। अगर मैं H2O2 लेता हूँ 34 ग्राम, तो 2 ग्राम आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और 32 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉरी 2 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन और 32 ग्राम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 2 ग्राम और 2 ग्राम क्या है बराबर है, तो यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक बनाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O और H2O2 बना रहे हैं, और मैंने हाइड्रोजन का 2-2 ग्राम ले लिया। ठीक है, 2-2 ग्राम लेने के बाद ये देखो कि ऑक्सीजन का कितना कितना ग्राम आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 ग्राम, यहाँ पे कितना आ रहा है 32 ग्राम, और इन दोनों का रेशियो निकालो 16/32 16/32, तो कितना आ गया 1:2। ये भी क्या हो गया एक सरल अनुपात हो गया। Fourth one is Gay-Lussac, okay, Gay-Lussac का गैसीय आयतन नियम। ठीक है, गैसीय आयतन नियम। This one here is the 1 minute. This one is the that's की समान ताप पर अभिक्रिया में कैसे संयुक्त होती है या बनती या क्या होती है बनती है, तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। ठीक, एक क्या होता है सरल अनुपात होता है। टेस्ट आपको, बट अगर ये मैं बोलूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा H2O बनाएगा, पानी बनाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली O2 होता है, इसको 2 इसको, ठीक है ओके। डियर ध्यान दो, तो अगर मैं बोलूं कि O2 और H2, तो अगर O2 में 50 ml ले रहा हूँ, ठीक है, कितना इसको कितना लेना पड़ेगा 100 ml। ठीक है, कितना लेना पड़ेगा 100 ml। ठीक है, तो ये गैस ये लिक्विड, ओके नो प्रॉब्लम। देन व्हाट विल हियर इफ यू सी 50 और 100 ये गैसें हैं। समान ताप व दाब पर अभिक्रिया में गैसें क्या होती हैं जुड़ती हैं या फिर क्या होती हैं बनती हैं। अगर यहाँ पे कुछ गैस बनती है
यहाँ तो कोई गैस बनता है, ठीक है। अब या तो इस साइड है, उस साइड कोई नहीं है, उस साइड में उसका भी बनती है, तो उनके आयतन में क्या होता है, समानुपात होता है। डियर यहाँ पे कितना है 100 ml है, ठीक है, और ये कितना है 50 ml, ये डियर कितना हो गया 2:1, ये क्या हो गया सरल अनुपात। ठीक है, सरल अनुपात का मतलब तो पता है कि सब ऐसे चल रहा है, सब सरल अनुपात का डियर मतलब होता है, ठीक है, कि कुछ इंटीजर में वैल्यूज आए, ठीक है। हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं कि आप 3.33 ले आओ, ठीक है ना, या फिर 3.35 ले आओ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4.3 से बना रहा है, ये सरल अनुपात नहीं है। सरल अनुपात क्या होता है कि आप इंटीजर, यू आर फाइंडिंग इंटीजर 3:3:4, ओके, इसको बोलते हैं सरल अनुपात, ठीक है ना। तो इसमें क्या करा हमने, जितनी भी गैसें थी उन गैसों का क्या ले लिया, रेशियो, आयतन का रेशियो ले लिया, तो कितना गया 2:1, तो इसको क्या बोलते हैं सरल अनुपात। ये गैस के अनुसार क्या बोलता है कि जब भी कोई डियर, अब क्रिया में क्या होगा, रिएक्शन करेगी, कोई भी गैस रिएक्शन करेगी या फिर कोई भी गैस बनेगी, तो उन गैस का जो भी आयतन होगा उन आयतनों में क्या हो जाएगा डियर, एक सरल अनुपात होगा, ठीक है ना। आपने वो पहले ही पढ़ रखा है, ये सारे बहुत आसान से हैं, ठीक है। देन लास्ट वन इज, फिफ्थ वन इज हो जाएगा अवगाद्रो का, अवगाद्रो का नहीं, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो का, अवगाद्रो का नहीं, ठीक है, जैसा भी पढ़ना है वो पढ़ लो, नो दिक्कत। डियर अवगाद्रो का नियम क्या बोलता है, डियर अवगाद्रो का नियम बोलता है डियर समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर, ठीक है, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। ये हो गया डियर। मैं बात करूँ डियर, अगर बोलूँ डियर N2 + O2 रिएक्ट करके N2O2 बना रहा है डियर, ये क्या हो गया डियर, गैस हो गई, गैस हो गई, गैस हो गई, ठीक है। N2O2, N2O2, अगर ये मैं बोलूँ ये एक आयतन मैंने लिया, ठीक, ये कितना लिया एक आयतन, ये कितना बनेगा एक आयतन, ठीक। इसका मतलब भी है अगर एक आयतन, एक आयतन, अगर एक आयतन में ये कितना है, मान लो ये 10 अणु है, ठीक है, तो ये भी कितने अणु से क्रिया करेगा 10 अणु से, ठीक है, और ये कितना अणु बनाएगा 10 अणु, बात समझ में आ रही है, बोलो। तो इसके आयतन में कितने अणु 10 अणु है, तो इसके भी आयतन में कितने हुए 10। अगर एक आयतन से रिएक्शन करके एक आयतन बना रहा है डियर, एक आयतन से रिएक्शन करके एक आयतन बना रहा है, तो इसके एक आयतन में कितने होंगे 10 अणु, तो इसके एक आयतन में कितने हो जाएंगे 10 अणु हो जाएंगे, ठीक है। मैं H2O2 की बात करता हूँ, चलो सॉरी, क्या H2O2 बात कर सकते हो, या फिर पानी की बात कर लेते हैं अपन, H2O2, ठीक है, H2 ऐसे कर लो, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2H2O, गैस की बात करते हैं, जल वाष्प, किसकी बात करते हैं, जल वाष्प की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी क्या हो गया गैस हो गया, ठीक है। ये कितना लेंगे डियर, 2 आयतन, एक आयतन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 1, ये भी कितना हो जाएगा 2 आयतन। इसका मतलब डियर मैं मान लूं एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स, ठीक है, इसका 2 आयतन है, मान लो यहाँ पे मैंने इस आयतन वाले बॉक्स में 10 अणु लिए ऑक्सीजन के, तो हमें कितना अणु लेना पड़ेगा, इसका 20 अणु, और इसका कितना अणु बनेगा 20 अणु बनेगा। इसके 2 आयतन में अगर 20 अणु बन रहे हैं डियर, एक आयतन में कितने अणु हो जाएंगे 10 अणु, जितने यहाँ पे एक आयतन 10 अणु, इसके भी एक आयतन में कितने हो जाएंगे, इसके भी एक आयतन में 10 अणु हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसके भी एक आयतन में 10 अणु, इसके भी एक आयतन में 10 अणु, इसके भी एक आयतन में 10 अणु, तो वही बता रहा है कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है क्लास 9 में, ठीक है ना, तो ये जस्ट फॉर रिवीजन था आपके, ठीक है। और भी चीजें वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना, कोई भी चीज ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे मैं इसको और अच्छे से बता दूंगा जब आपको गैस ही नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पे होता है PV = NRT। तो डियर अगर P और T कांस्टेंट
समानता मतलब बराबर हो गए, ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और ये कांस्टेंट तो होता ही है। तो जहाँ पे v क्या आयतन होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। n माने होता है डियर मोलों की संख्या, इसको आगे बताऊंगा मैं। मोलों की संख्या बेसिकली अणुओं की संख्या को ही बताएगा, ठीक है। तो आयतन, और जितना आयतन बढ़ाओगे उतना अणुओं की संख्या होगी। अगर समान आयतन है तो अणुओं की संख्या भी क्या जाएगी, समान जाएगी। अभी थोड़ा समझ में कम आएगा, मैं आगे इसको आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप क्लास 9 का जो आपका केमिस्ट्री है उसको रिवाइज करो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होंगे इस पे, और समांगी मिश्रण पे, तत्व यौगिक पे जो भी क्वेश्चन होंगे आप एनसीईआरटी के सॉल्व कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी के सॉल्व कर लो, या फिर कोई बुक यूज कर लो उसको सॉल्व कर लो। इन 5 नियम के ऊपर सॉल्व कर लो, इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, या फिर कमेंट में कुछ कमेंट कर देना, ये प्रॉब्लम है, देख लूंगा। थैंक्स फॉर नाउ, ओके, बाय।